अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम अपने आईबीपी स्टेज 1 ब्रांच बैंकिंग की प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करेंगे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, जो पार्ट 2 है उसका, चैप्टर 1 कन्वेंशनल बैंकिंग। बेसिकली पार्ट 2 सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कन्वेंशनल बैंकिंग और सेकंड पार्ट जो है वो रिटेल बैंकिंग है और थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग है। कन्वेंशनल बैंकिंग के चैप्टर को इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर होपफुली कवर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस होगा, वो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके पेश खिदमत करूँगा। इसके बाद वो वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। और लास्ट में हम जो है वो रिटेल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन द पार्ट 1 कन्वेंशनल बैंकिंग ऑफ द पार्ट 2 सर्विसेज एंड प्रोडक्ट का पहला चैप्टर कन्वेंशनल बैंकिंग। कन्वेंशनल बैंकिंग को अगर आप ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो कन्वेंशनल बैंकिंग के चैप्टर में आपको बेसिकली बैंकिंग के जो बुनियादी तौर पे खुलने वाले अकाउंट्स हैं उनके बारे में बताया गया कि वो अकाउंट्स किस बेस पे चलते हैं, किस तरह उसमें प्रॉफिट क्रेडिट होता है, कौन कौन से टाइप्स की अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स पे क्या फीचर्स जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। बेसिकली ये चैप्टर कन्वेंशनल बैंकिंग का इन चीज़ों को बताता है। जो लोग ऑलरेडी बैंक्स में काम करते हैं उनको समझना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि वो डे टू डे इन चीज़ों से जो है उनका वास्ता पड़ता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। पहला जो क्वेश्चन है, आप देखें मैंने इनको क्वेश्चंस में जो डिवाइड किया हुआ है, तो मैं मेरे सामने इस वक्त बुक भी मौजूद है। मैं बुक को भी सामने रखते हुए साथ साथ जो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है चीज़ों को एलेबरेट करने की ज़रूरत है वो भी साथ साथ करूँगा। और आप मेरे साथ साथ अगर तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका आईबीपी स्टेज पर इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो चैप्टर 1 कन्वेंशनल बैंकिंग, पहला सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल चुका हूँ और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देश आर सोर्सेज ऑफ फंड्स दैट आर यूज बाय बैंक्स फॉर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस। भाई बैंक के पास जो जरिए फंड है जिसको वो इन्वेस्टमेंट करता है या आगे लैंड करता है, आगे देता है उधार पे, तो वो क्या है, वो जरिए फंड क्या है, कस्टमर के डिपॉजिट्स। आप आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे। डिपॉजिट्स हैं यानी कि कस्टमर्स जो ला के अकाउंट्स में ब्रांचेस के अंदर पैसे जमा करा रहे होते हैं, उसी पैसे को बैंक यूटिलाइज करके आगे इन्वेस्ट करता है या आगे मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरों को लैंडिंग यानी उधार पे देता है। दूसरा पार्ट डिमांड डिपॉजिट। देखें डिमांड डिपॉजिट क्या है। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली एक ऐसा डिपॉजिट है जो कस्टमर कभी भी आपसे डिमांड कर सकता है। लाइक करंट अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स हैं, जो लोग बैंक में मौजूद है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो उसमें कभी भी कस्टमर चेक प्रेजेंट करके कैश विड्रॉ कर सकता है, तो ये डिमांड डिपॉजिट है। ठीक है जी। डिमांड डिपॉजिट कैन नॉट बी यूज व्हेन एवर द डिमांड इज जनरेटेड। तो अभी हमने जो बात की उसके मुताबिक डिमांड डिपॉजिट कैन बी यूज है, जब भी कस्टमर चाहे वो ले सकता है। ठीक है, यानी कि जब भी वो चाहे एटीएम के ज़रिए, जब भी वो चाहे चेक के ज़रिए अपने पैसे निकाल सकता है। तो ये सेंटेंस गलत है कि डिमांड डिपॉजिट कैन नॉट बी यूज व्हेन एवर द डिमांड इज जनरेटेड। ठीक है जी। अब डिमांड डिपॉजिट के बाद एक और किस्म की जो डिपॉजिट है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई डिमांड डिपॉजिट नहीं है, वो है बेसिकली टर्म डिपॉजिट्स। जो टीडीआर्स वगैरह बनते हैं हमारे पास, ठीक है, वो कहलाते हैं अनडिमांड डिपॉजिट। यानी कि ऐसा डिपॉजिट जिसको आप कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद आप डिपॉजिट को जो है वो वापस आप तलब कर सकते हो, तो वो टर्म डिपॉजिट्स कहलाते हैं। टर्म डिपॉजिट्स में टीडीआर्स आते हैं। ठीक है, सेविंग सर्टिफिकेट्स जिसको हम कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मेच्योर होते हैं, उसके बाद आप उसको उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो ये जुमला ट्रू है कि टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी यूज्ड वेन एवर द डिमांड इज जनरेटेड। आप जाके चेक से फ़ौरन नहीं निकाल सकते, पहले आपको उस टीडीआर को ब्रेक करना होता है, टर्म डिपॉजिट को या सेविंग सर्टिफिकेट को पहले ब्रेक करना होता है, फिर आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4 आप देख सकते हैं, ऑल डिपॉजिट प्रोडक्ट्स आर डैश प्रोडक्ट्स। जनाब, तो तमाम डिपॉजिट प्रोडक्ट्स बेसिकली बैंक के लिए लाइबिलिटी है, कर्ज है, उसको उसे पे ऑफ करना है। तो ऑल डिपॉजिट प्रोडक्ट्स आर लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। नंबर 5, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिपॉजिट इज लिंक्ड विद टी बिल। टी बिल इज बेसिकली द ट्रेजरी बिल। ठीक है, और इसके अलावा पीआईबी। पीआईबी क्या है जनाब अली? पीआईबी है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, काइबोर मार्केट इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या बताया गया कि भाई जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट पे हमें रेट्स दिए जाते हैं, वो किन किन रेट्स पे डिपेंड करता है। तो जनाब वो डिपेंड करता है ट्रेजरी बिल पे। ट्रेजरी बिल बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक तरह का आप यूँ कह सकते हैं, जिस तरह नॉर्मल बैंक से हम टीडीआर बनाते हैं ना, उस तरह टी बिल्स जो है वो लोगों से वो रिसीव करता है, उस पर उसको प्रॉफिट देता है आफ्टर 3 ईयर्स, 2 ईयर, 4 ईयर्स। ठीक है,
पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जो हम बॉन्ड्स रिसीव कर रहे होते हैं, जो जनरल पब्लिक इन्वेस्ट कर रही होती है बॉन्ड्स के अंदर, तो उसके रेट्स क्या चल रहे हैं, काइबोर क्या चल रहे हैं, मार्केट में दूसरे बैंक्स क्या रेट जो है वो अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आप रेट ऑफ रिटर्न अपने डिपॉजिट पे क्या देंगे। ठीक है जनाब अली। नंबर 6, रेट ऑफ टी बिल्स आर फ्लॉटेड बाय, तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वही ट्रेजरी बिल के जो है वो रेट्स बताता है। What is used to finance short-term gaps between government receipt and expenditures? ये सवाल थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल है कि फाइनेंस के अंदर जो शॉर्ट टर्म गैप्स है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस के शॉर्ट टर्म गैप्स जो है वो फुलफिल करता है ट्रेजरी बिल्स के ज़रिए। ट्रेजरी बिल बेच के लोगों से पैसा लेके जो शॉर्ट टर्म गैप्स उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहाँ जहाँ एक्सपेंसेस होने वहाँ पे वो लगाते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से वो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस के लिए वो लोन जो है वो जनरल पब्लिक से ले रहे होते हैं। नंबर 8, रेट ऑफ डेश आर इशूड टू फाइनेंस द लॉन्ग टर्म, जबकि लॉन्ग टर्म गैप्स के लिए यानी बड़े पैमाने पर खर्चों के लिए आवाम से जो कर्जा बैंक जो कर्जा जो है वो स्टेट बैंक लेता है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है, वो क्या है, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड है। बड़े खर्चों के लिए बॉन्ड के सूरत में गवर्नमेंट जो है वो उधार लेती है, छोटे खर्चों के लिए जो है वो ट्रेजरी बिल के ज़रिए उधार लेती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 9, विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस ऑफ 1962 पर्टेन टू डिपॉजिटर। एक सेक्शन है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस का, सेक्शन 26A। इसके अंदर डिपॉजिटर्स के कुछ फीचर्स बताए हुए, यानी कि जो अमाउंट डिपॉजिट होगी उसके हवाले से फीचर्स ये बताए हुए हैं कि लेट्स से उस अमाउंट पे क्या प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जनाब अली, उस अमाउंट की जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, और वो जो अमाउंट है उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये सब चीज़ें आपने डिपॉजिटर को इन्फॉर्म करनी है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सेक्शन 26A के अंदर। विच टाइप ऑफ अकाउंट हैज़ नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो ज़कात रिटेंशन। तो इसका आंसर है जनाब करंट अकाउंट, वो अकाउंट है जिसमें ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई नुकसान है, ना ज़कात की कोई डिडक्शन है। आगे बढ़ते हैं जनाब। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेविंग अकाउंट्स आर मीन सोरली फॉर सेविंग पर्पजेस। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि भाई सेविंग अकाउंट सेविंग पर्पज़ के लिए होते हैं। विच अकाउंट गिव्स प्रॉफिट आफ्टर एवरी 6 मंथ। तो इसका आंसर है जनाब सेविंग अकाउंट। ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, विच अकाउंट गिव्स प्रॉफिट आफ्टर एवरी 1 मंथ, 3 मंथ, क्योंकि डिफरेंट अकाउंट्स जो है वो बैंक की तरफ से ऑफर हो रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कुछ अकाउंट्स पे मंथली प्रॉफिट आ रहा होता है, कुछ पे 6 मंथ बाद आ रहा होता है, और कुछ पे क्वार्टरली आ रहा होता है। What to do if you don't want ज़कात to be cut off from your saving account। भाई आप अपने सेविंग अकाउंट से ज़कात की डिडक्शन नहीं चाहते तो आपने क्या करना है। तो सिंपल आंसर है साइन अ ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म CZ50, जिसको हम कहते हैं ज़कात डिक्लेरेशन का आपने बॉन्ड पेपर पे अंडरटेकिंग देनी होती है कि मैं मुस्लिम हूँ और इस फिक्स से हूँ, तो मैं जो है वो ज़कात जो है ख़ुद पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं ज़कात डिडक्शन नहीं चाहता। तो सिंपल है। Question number 14, from July 1st, 2011, SVP has dashed all banks from levying any service charges। देखें, ओपनिंग ऑफ अकाउंट या मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट के ऊपर सर्विस चार्जेस जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2011 से जो है वो हटा दिए थे, प्रोहिबिट कर दिए हैं। तमाम बैंक्स को मना कर दिया है कि वो कोई चार्जेस लें अकाउंट खोलने पे या उसके मेंटेनेंस के ऊपर। बैंक शेल नॉट डिमांड मोर देन ₹100 एज एन इनिशियल अमाउंट ऑफ फॉर ओपनिंग ऑफ अ रेगुलर सेविंग अकाउंट। जो है वो इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे बैंक जो है वो 100 से ऊपर जो है वो नहीं ले सकते। BBA मीन्स, BBA बेसिक बैंकिंग अकाउंट है। अब इसका इतना ट्रेंड नहीं है जब से आसान अकाउंट आया है। 2005 में स्टेट बैंक ने इसको लॉन्च किया था। बेसिक बैंकिंग अकाउंट कहलाता है। जिस तरह आजकल आप आसान अकाउंट ले लें, उससे भी थोड़ा सा लोअर लेवल का एक अकाउंट होता था, जिसमें जो है वो 1000 इनिशियल डिपॉजिट से अकाउंट ओपन हो जाता था और 2 विड्रॉल और 2 डिपॉजिट ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर अलाउ होती थी। BBAs वर इंट्रोड्यूस बाय SBP। ठीक है, 2005 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियल डिपॉजिट टू ओपन BBA इस ₹1000, ये भी डिस्कस हो चुका है। इन बेसिक बैंकिंग अकाउंट प्रॉफिट इज पेड। तो जनाब बेसिक बैंकिंग अकाउंट जो है वो प्रॉफिट बेस पे नहीं होता था, करंट अकाउंट होता था जनाब अली। डैश आर द डिपॉजिट्स दैट आर रीपेएबल आफ्टर अ प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर डेट। जो टर्म डिपॉजिट है, जैसे हमने भी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि डिमांड डिपॉजिट एक होता है जो कि जब चाहे कस्टमर निकाल सकता है। तो टर्म डिपॉजिट जो है वो एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पे ही मेच्योर होता है। लाइक 1 साल के लिए आपने टर्म डिपॉजिट साइन किया है या 6 महीने के लिए किया है, तो उसके बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। 21, इन विच ईयर SBP हैज़ डायरेक्टेड दैट
द रिटर्न ऑन PLS डिपॉजिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज मंथली बैलेंस। तो जनाब अली 2013 के अंदर जो है वो स्टेट बैंक ने डायरेक्ट किया था तमाम बैंक्स को कि आप अपने डिपॉजिट्स यानी सेविंग अकाउंट्स के जो प्रॉफिट है उसको आप कैलकुलेट करेंगे मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर। इनिशियल डिपॉजिट टू ओपन अ BB अकाउंट इस, ये दोबारा रिपीट हो गया है जनाब अली के बेसिक बैंकिंग अकाउंट स्टार्ट करने के लिए क्या इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड है, हम डिस्कस कर चुके हैं। 1000 आगे बढ़ते हैं जनाब अली। क्वेश्चन नंबर 23 कैश मैनेजमेंट अकाउंट के ऊपर है। कैश मैनेजमेंट अकाउंट होता है क्या जनाब अली? कैश मैनेजमेंट अकाउंट बेसिकली जो हाई प्रोफाइल बिजनेस कस्टमर्स हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस मल्टीपल होती हैं, जिनकी कलेक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बैंक्स ऑफर करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दूँ मैं कैश मैनेजमेंट अकाउंट की या कलेक्शन अकाउंट की, तो स्कूल के अकाउंट्स हो सकते हैं, स्कूल की फीसेस आप लोग जमा कर रहे होते हैं, तो ये कैश मैनेजमेंट यूनिट जो है वो इनको फैसिलिटेट कर रहा होता है। इसी तरह सुजुकी कंपनी का अकाउंट है, इसी तरह होंडा का अकाउंट है, जहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर से कलेक्शंस या डिफरेंट एरियाज़ के अंदर से कलेक्शंस जो है वो उनको रिसीव हो रही होती है। तो क्वेश्चन 23 है जनाब अली, कैश मैनेजमेंट अकाउंट इज़ अ बैंकिंग सर्विस, इस अकाउंट इज़ अ बैंकिंग सर्विस इज़ प्रोवाइडेड टू डिश कस्टमर्स, यानी कैश मैनेजमेंट अकाउंट किस तरह के कस्टमर्स को हम देते हैं, किस तरह के कस्टमर्स को हम ऑफर करते हैं। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाई प्रोफाइल बिजनेस कस्टमर्स, ऐसे बिजनेस कस्टमर्स जिनकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैं, जिनकी ट्रांजेक्शन्स मल्टीपल होती हैं और उसको मैनेज करना चाहते हैं। देखिए इसकी MIS भी एक बनती है, वो पूरा कस्टमर को जो है वो शेयर करता है बैंक, सारी डिटेल की कितनी कलेक्शन आपकी आज के दिन हुई है, कौन कौन से ब्रांचेस से हुई है, किस किस अमाउंट में हुई है, कौन से चेक्स रिटर्न हुए हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन्स कैश में हुई है, सब चीज़ें जो है वो MIS के थ्रू कस्टमर को जो है वो आगे फॉरवर्ड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 कैन चेकबुक भी इशूड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन इन डिफरेंट ब्रांचेस। देखें कलेक्शन अकाउंट डिफरेंट ब्रांचेस में ओपन तो हो सकती है, लेकिन उसकी जो चेकबुक है वो उसके मेन ब्रांच में जो प्राइमरी अकाउंट जहां ओपन हुआ था वहीं पर ही चेकबुक इशू होगी, क्योंकि ऑनर्स ही रिसीव कर सकते हैं चेकबुक को और ऑनर्स ही उसको इशू कर सकते हैं। 25 फंड्स कैन बी विड्रॉन फ्रॉम मेन कलेक्शन अकाउंट ओनली। बिल्कुल सही है जनाब अली, फंड आप सिर्फ अपने मेन अकाउंट से, जहाँ जो प्राइमरी अकाउंट है वहीं से ही विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता वो चेक प्रेजेंट ऑल ओवर द कंट्री कहीं पे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 व्हेन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्लॉट्स इट्स शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन इट हैज़ टू ओपन अकाउंट्स इन बैंक दैट आर कॉल्ड बैंकर्स टू द इशू। अब ये बैंकर्स टू द इशू क्या है जनाब अली? बैंकर्स टू द इशू बेसिकली एक अकाउंट है जो कि स्पेसिफिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के लिए ओपन किया जाता है ताकि वो पब्लिक शेयर्स को रिसीव कर सके, शेयर की कलेक्शन को पॉसिबल कर सके। तो जनाब अली पब्लिक लिमिटेड अकाउंट्स का कि शेयर की सब्सक्रिप्शन के लिए एक अकाउंट ओपन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बैंकर्स टू द इशू। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 एन अकाउंट दैट इज नॉट यूज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डॉर्मेंट अकाउंट। डॉर्मेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो टेम्प्रेरी बेसिस पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो अपने अकाउंट के साथ लिंक नहीं रहता या उसकी ट्रांजेक्शन्स नहीं शो हो रही होती, तो इस वजह से अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट हो जाता है। तो डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट है, कुछ बैंक जो 6 महीने बाद डॉर्मेंट कर देते हैं, कुछ बैंक जो है वो 1 साल बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करंट अकाउंट हैज़ अ डॉर्मेंसी पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड आफ्टर अ ईयर द अकाउंट बिकम्स इनएक्टिव। तो करंट अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट हो जाता है 6 महीने के बाद, एंड आफ्टर द ईयर द अकाउंट बिकम्स इनएक्टिव। वो क्या हो जाता है जनाब अली? इनएक्टिव हो जाता है। तो ये अब क्योंकि पॉलिसीज़ रिवाइज हो गई है, डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट है, कुछ जो है वो डॉर्मेंट कर देते हैं इसको 1 साल बाद और अकाउंट क्लोज हो जाता है ज़ीरो बैलेंस पे, अगर 6 महीने तक ज़ीरो बैलेंस रहे। 29 PLS saving accounts has a dormancy period of 1 year and after 3 years the account becomes inactive. ट्रू है जनाब अली, PLS से मुराद सेविंग अकाउंट है, 1 साल में डॉर्मेंट हो जाता है, 3 साल बाद जो वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 बैंक्स आर अलाउड टू मेक देयर ओन पॉलिसी रिगार्डिंग डॉर्मेंट अकाउंट। ट्रू है जनाब अली, वही जो मैं आपसे बात की, बैंक जो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाते हैं, 6 महीने बाद भी अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है, 1 साल बाद भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बैंक्स को अलाउ है। एज पर SBP बिफोर डिक्लेयरिंग द स्टेटस ऑफ एन अकाउंट टू बी डॉर्मेंट अ नोटिस शुड बी सेंड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आप किसी भी अकाउंट को डॉर्मेंट मार्क करने से पहले, यानी टेम्प्रेरी ब्लॉक करने से पहले, टेम्प्रेरी तौर पर बंद करने से पहले आपने कस्टमर को इंटीमेट करना है। ठीक है, उसके लास्ट अवेलेबल एड्रेस के ऊपर, उसके अकाउंट में मौजूद मोबाइल नंबर पे SMS करके, आजकल आप देख रहे होंगे ईमेल पे SMS के ज़रिए बताया जाता है कि आपका अकाउंट डॉर्मेंट होने वाला है, आप काइंडली जो है वो इसको अपने तौर पे जो है वो एक्टिव करने की कोशिश करें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है जनाब अली, एज पर SBP बिफोर डिक्लेयरिंग द स्टेटस ऑफ एन अकाउंट टू बी डॉर्मेंट अ नोटिस शुड नॉट बी सेंट। ठीक है जनाब अली, जबकि ये हमने भी बात की शुड बी सेंट होना चाहिए, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स।
लास्ट है ऑन द डेथ ऑफ एन अकाउंट होल्डर द अकाउंट इज इमीडिएटली मार्क्ड एज डिसीज। जब बैंक को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है बाय द वर्ड ऑफ माउथ या बाय द डेथ सर्टिफिकेट, तो उस अकाउंट को हमें इमीडिएटली डिसीज मार्क करना है। डिसीज मार्क करने का मतलब ये होता है, डिसीज का बेसिकली मतलब ये होता है ये अकाउंट होल्डर अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो कंडीशन हमें मार्क करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इफ द बैलेंस इन द अकाउंट इज स्मॉल द अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ द होल्डर इट कैन बी रिलीज अगेंस्ट इंडेमनिटी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट एंड हेयर सर्टिफिकेट। देखें अमाउंट अगर स्मॉल हो, अमाउंट पर डिपेंड करती है। कुछ अमाउंट ऐसी है जो कि बैंक के एंड पे होती है, यानी कि ब्रांच मैनेजर के अथॉरिटी के अंदर होती है। कुछ अमाउंट ऐसी होती है जिसमें ब्रांच मैनेजर को जो है वो जोनल से अप्रूवल लेना पड़ता है, एरिया से अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो उस पेमेंट को रिलीज़ किया जाता है। जबकि बड़े अमाउंट की सूरत में बैंक को जो है वो नेसेसरीली रिक्वायर्ड होता है, कोर्ट के ऑर्डर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब पहले केस की अगर हम बात करें, इफ़ द बैलेंस इन द अकाउंट इज स्मॉल ऑन अकाउंट ऑफ अ डेथ ऑफ द होल्डर इट कैन बी रिलीज अगेंस्ट इंडेमनिटी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट एंड हेयर सर्टिफिकेट। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं जनाब, डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं और हेयरशिप सर्टिफिकेट जो है वो हम उनसे रिसीव करते हैं और उसके बाद वो पेमेंट हम रिलीज़ कर देते हैं। इन केस ऑफ अ लार्जर अकाउंट इफ द होल्डर डाइज बिकम नेसेसरी टू ऑब्टेन सक्सेशन सर्टिफिकेट। इन केस अल्लाह ना करे अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और उसमें अच्छे खासे अमाउंट पैसे पड़े हुए, तो उस सूरत में हमें क्या चाहिए जनाब वाली, सक्सेशन सर्टिफिकेट। आजकल के दौर में FRC हमें चाहिए और कोर्ट के ऑर्डर्स चाहिए। अगर उसके बच्चे हैं या अगर ज़ौजा अकेली है तो उस सूरत में भी जो है वो हमें FRC और जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि हम उस अमाउंट को पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर्स के नाम पे ऑर्डर के ज़रिए से इशू करें और उसको जो है वो फिर ख़त्म करें। क्वेश्चन नंबर 35, अ पर्सन बिलो द एज ऑफ डेश ईयर्स इज कॉल्ड अ माइनर। माइनर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कहते हैं। उनके लिए डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर कहीं पे किड्स क्लब के नाम से है, कहीं पे यंग सेवर के नाम से जो है वो बच्चों के अकाउंट से वो ओपन होते हैं जनाब अली। 36, इफ डिजायर्ड द अकाउंट ऑफ अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रिमेट जॉइंटली। अगर विजुअली इम्पेयर्ड बंदा जिसकी आंखें सही देख नहीं सकती, वो अगर डिज़ायर करे कि भाई मैं अपने भाई के साथ या अपने वालिद के साथ अकाउंट खोलूँ तो क्या पॉसिबल है, तो इसका जवाब है बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनके सेपरेट फॉर्म होता है जिसमें ब्रेल के ज़रिए जो है वो डिफरेंट डॉट्स लगे हुए होते हैं और वो उसको रीड करते हुए जो वो अकाउंट ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, टाइप्स ऑफ इनलैंड रेमिटेंस इंक्लूड। आप इनलैंड रेमिटेंसेस की टाइप्स कौन कौन सी है? पे ऑर्डर है, डिमांड ड्राफ्ट है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है, ट्रेवलर्स चेक है एंड लास्ट में जनाब ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ये सारे इनलैंड रेमिटेंस है। इनलैंड रेमिटेंस का मतलब होता है लोकल रेमिटेंसेस विद इन ए कंट्री, जो रेमिटेंसेस हम जिनको काउंट करते हैं। अच्छा, यहाँ हमने बात की लेक्चर 2 के अंदर ब्रांच कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर। ब्रांच की कन्वेंशनल बैंकिंग किस तरह होती है, अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं और इसमें किस किस तरह से जो है वो उसको ऑपरेट किया जाता है, उसको हमने समराइज़ करने की कोशिश की। अब हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे इसी पार्ट का जो आगे का हिस्सा है जनाब अली, जिसमें कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर डिस्कशन हुई है। उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में, लेक्चर 3 में। लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे इसी पार्ट का रिटेल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग को। तो हमारा पार्ट 2 जो कि सर्विसेज एंड प्रोडक्ट है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। आगे के 2 लेक्चर्स बाकी हैं। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे इसमें मैक्सिमम 5 मिनट की वीडियो होगी और लेक्चर 4 जो है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो होपफुली जो है वो हमारा ये चैप्टर 1 और अब चैप्टर 2 इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई आपको नोट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो इस हवाले से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कोलीग्स में, अपने फ्रेंड्स को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।